गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज हमारा नया डे स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली आज ये मेरा सेकंड डे है बेर के अंदर। तो अभी मैं रिसेप्शन पे गया था बात करने कि मेरे को स्कूटी रेंट पे मिल जाए। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि आप आज स्कूटी रेंट पे मत लीजिए क्योंकि आज मौसम ख़राब है ऊपर, तो पैराग्लाइडिंग शायद दोपहर तक बंद हो जाए एंड रास्ता काफ़ी कच्चा है तो लोग अभी जा नहीं पा रहे, काफ़ी वेटिंग है वहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने सोचा था स्कूटी लेके वाटरफॉल पे जाऊँगा, बट वाटरफॉल पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से रास्ता ख़राब है क्योंकि रास्ता सारा कच्चा है एंड वहाँ पे आपको गाइड भी लेना पड़ता है ट्रैकिंग के लिए, तो वो भी आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट मेरे होटल वालों ने मेरे को सजेस्ट करा है कि आप बैजनाथ टेम्पल चले जाइए। शिवजी जी का टेम्पल है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है एंड उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि आप स्कूटी भी मत लेना क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी अगर आपको सिर्फ बैजनाथ टेम्पल जाना है। तो मैं अभी बस का वेट कर रहा हूँ, 7:30 की बस है एंड बस से हम जाएंगे बैजनाथ टेम्पल। बीर की पीसफुल वाइफ को पीछे छोड़ते हुए अब हम निकल पड़े हैं बैजनाथ की तरफ, और इस बार टैक्सी नहीं बल्कि एक लोकल हिमाचल बस से। सिर्फ 30 रुपये का टिकट और शुरू हो गई एक और खूबसूरत सफ़र। कभी कभी पहाड़ों के बीच से गुजरती ये रोड तो कभी छोटे छोटे गांव और हरियाली, हर टर्न एक नया पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी याद रह जाती है और कुछ ही देर में हम पहुंच गए बैजनाथ। बैजनाथ एक छोटा सा हिमालयन टाउन, ना ज़्यादा भीड़ ना शोर शराबा, बस एक अलग ही सुकून। और इसी शान से टाउन में मौजूद है 800 साल पुराना एक ऐसा शिव मंदिर जिसके साथ जुड़ी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये है बैजनाथ टेम्पल जिसे 1204 एडी में बनाया गया था और आज भी ये मंदिर उतनी ही शान से खड़ा है। लेकिन इस मंदिर को खास बनाती है इसके पीछे छुपी हुई कहानी। कहते हैं कि लंका के राजा रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनके सामने वैद्यनाथ यानी भगवान जो हर रोग का इलाज करते हैं के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने रावण को एक पवित्र शिवलिंग दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहीं इस जगह पर रावण को शिवलिंग कुछ देर के लिए नीचे रखना पड़ा और जैसे ही शिवलिंग जमीन को छुआ वो वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गया। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा बैजनाथ, जो वैद्यनाथ से निकला है। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस शक्ति को महसूस करने के लिए जो सदियों से इस मंदिर में बसी हुई है। जब आप इस पुराने पत्थरों, इन कार्विंग्स और इस शांत माहौल के बीच खड़े होते हो तो ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हो। हमारे बैजनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए। सुबह में काफ़ी जल्दी पहुंच गया था यहाँ पे, आई थिंक मैं यहाँ पे 8:30 के करीब पहुंच गया था, तो मेरे को बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली इस साइड एंड मेरे आगे सिर्फ 10 से 15 लोग थे। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये और काफ़ी सारी कहानियाँ इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है जो मैंने आपको इसकी कहानी सुनाई वो आपको पसंद ज़रूर आई हो। यहाँ आके एक पीसफुल एनर्जी का एहसास हुआ, बहुत ही ज़्यादा शांति फील हुई यहाँ पे और आसपास का एनवायरनमेंट और भी बहुत अच्छा था। आसपास माउंटेन्स, रिवर, ये सब मिलके ये एक परफेक्ट स्पॉट बनाता है जहाँ पे पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। सो अब हम बैजनाथ मंदिर से अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे फिर से बेर एंड देखते हैं बाकी के समय हमें क्या करना है। दर्शन करने के बाद अब हम मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बहुत छोटी मार्केट है यहाँ की, बट देखते हैं कुछ अच्छा खाने को अगर यहाँ पे मिल जाता है तो यही ब्रेकफास्ट करके फिर आगे का प्लान करते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बैजनाथ को और करीब से एक्सप्लोर किया जाए। ये मार्केट शायद बहुत बड़ी ना हो, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी असली खूबसूरती है। यहाँ हर दुकान, हर गली और हर चेहरे में एक अलग ही सुकून नज़र आता है। ना कोई जल्दी, ना कोई भाग दौड़, बस पहाड़ों वाली वो स्लो और पीसफुल लाइफ।
छोटी छोटी दुकानों से लेकर लोकल स्नैक्स और पूजा का सामान, हर चीज़ यहाँ के कल्चर की एक छोटी सी झलक दिखाती है। कभी कभी किसी जगह को यादगार बनाने के लिए बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बस उस जगह की सिंप्लिसिटी ही काफ़ी होती है। और अब वक्त आ गया है बैजनाथ को अलविदा कहने के लिए। एक बार फिर हम लोकल बस ही चूज़ की, क्योंकि असली सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस जगह को वैसे ही महसूस करना होता है जैसे वहाँ के लोग रोज़ करते हैं। बस धीरे धीरे बैजनाथ से निकलने लगी और खिड़की के बाहर वही खूबसूरत पहाड़, हरियाली और शांत हिमाचल एक बार फिर सामने था। कभी कभी लगता है पहाड़ों की सबसे बड़ी खासियत उनकी ब्यूटी नहीं, बल्कि वो सुकून है जो यहाँ आकर खुद ब खुद मिल जाता है। सिर्फ कुछ घंटों में बैजनाथ ने एक बात ज़रूर सिखा दी कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो इन मंदिरों, इन बाज़ारों और इन लोगों के बीच आज भी ज़िंदा है। और इस याद के साथ हम वापस बीर की तरफ निकल पड़े। अगर आप भी हिमाचल आ रहे हो तो बैजनाथ को सिर्फ एक स्टॉप मत समझना। इस जगह को थोड़ा वक्त देना, शायद आप भी यहाँ से सिर्फ फ़ोटो नहीं बल्कि यादें लेकर लौटोगे। अगर आपको आना है बीर डाउनटाउन तो आपको चुगान पे उतरना पड़ता है। चुगान से है 2 से 3 किलोमीटर्स की वॉक है। मेरा होटल रूम भी लैंडिंग स्पॉट के पास ही है। आज सुबह से एक भी पैराग्लाइडिंग करने वाला बंदा नहीं दिखा मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं और सुबह का ही टाइम है, बट ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। बैजनाथ जी के दर्शन करके हम अपने होटल वापस आ चुके हैं। अब मैं बस जाके अपना सामान निकालूंगा एंड फिर यहाँ से चलते हैं। ऑल्दो मैंने सुबह ही 7:30 बजे चेकआउट कर दिया था, क्योंकि मेरा चेकआउट टाइम 11 बजे का था और मुझे लग रहा था मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैंने सुबह ही चेकआउट कर दिया था एंड अपना बैग होटल में ही रखवा दिया था। काफ़ी कोऑपरेटिव हैं होटल वाले, तो वहीं पे बैग मैंने छोड़ दिया था। अच्छे दर्शन हो गए। अब मैं वापस आ चुका हूँ और होटल जाने के लिए एक टी गार्डन आता है बहुत प्यारा सा, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
जिसकी वजह से आज पैराग्लाइडिंग भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, काफ़ी ठंडा मौसम है। रात को तो मैंने पंखा भी नहीं चलाया था अपने रूम का। काफ़ी प्यारा एंड प्लेजेंट मौसम है यहाँ का। अभी हम जाएंगे, अपना बैग पिक करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मेरी जो बस है वो है शाम को 7:30 बजे और अभी तो 12 भी नहीं बजे। तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना मैं वाटरफॉल जा सकता आज के दिन, ना ही मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता। तो इस टाइम मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। तो मैं देखता हूँ या तो टी गार्डन एक्सप्लोर करूँगा, और तो मैं काफ़ी टी गार्डन देख चुका हूँ। तो प्रोबेबली आसपास कोई छोटा मोटा विलेज हो, वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हम पहुँच चुके हैं अपने होटल, और एक भी पैराग्लाइडिंग करने के लिए बंदा आज नहीं आ रखा। मौसम सच में पहाड़ों के ऊपर काफ़ी ख़राब है। यहाँ फिर भी ठीक है, थोड़ा रोशनी है, अंधेरा नहीं है, बट ऊपर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है इस टाइम पहाड़ों पे एंड काफ़ी ज़्यादा बादल हो रखे हैं। तो इस टाइम पैराग्लाइडिंग हो ही नहीं रही। तो हमारा डिसीज़न सही है, ये हमें वापस ही चले जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 5 डेज़ का वेदर यही है कि तेज़ बारिश है और सुबह से लेकर शाम तक। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी 11:30 ही हुआ है और हमारी बस है 7:30 बजे। तो लगभग 8-9 घंटे हैं हमारे पास। तो मैं प्लान कर रहा था कि कैफ़े हुकिंग करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। तो ब्रेकफास्ट करने किसी अच्छे कैफ़े चलते हैं एंड फिर उसके बाद लंच भी किसी कैफ़े में ही करेंगे, क्योंकि अगर आप देर आए हो तो मोस्टली यहाँ पे कैफ़े हुकिंग ही करते हैं। यंगस्टर्स मोस्टली बैकपैकर्स आते हैं, तो कैफ़े हुकिंग करते हैं थोड़ी देर एंड देन उसके बाद शाम की अपनी बस लेके दिल्ली चले जाएंगे। तो फिर से हमें 12 घंटे का सफ़र करना है एंड काफ़ी टायरिंग होने वाला है आज का दिन, क्योंकि मेरे पास अब रूम भी नहीं है। तो 8 घंटे मेरे को कैसे ना कैसे करके निकालने हैं। तो अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं एंड कैफ़ेज़ विज़िट करते हैं। होटल से चेकआउट मैंने अब कर लिया है एंड अब मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड होपफुली कुछ ना कुछ इस टाइम पे ओपन हो। फाइनली 2 घंटे बाद बारिश रुक चुकी है। अभी बहुत देर से यहाँ पे बारिश हो रही थी, 2 घंटे बाद बारिश रुकी है। चलो फाइनली मेरा एटलीस्ट 2 घंटे टाइम तो निकला बारिश इंजॉय करके। तो अभी हम चलते हैं। अभी ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, मेरे को 4 घंटे और वेट करना है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में 4-5 बजे के करीब अपना किसी कैफ़े में जाएं एंड वहाँ जाके कुछ नया ट्राई करें। मेरा मन तो सिद्धू खाने का था या फिर लाफिंग, बट अभी मेरे को लगता नहीं है मेरे को वो खाना चाहिए, क्योंकि मेरे को अब ट्रैवल करना है दोबारा घर के लिए और कुछ हैवी चाहिए मेरे को खाने के लिए। तो देखते हैं क्या खाते हैं अभी शाम को। अभी थोड़ी देर वेदर एंजॉय करते हैं। और बस यहीं से हमारा बीर बैजनाथ का सफ़र अपने एंड की तरफ बढ़ने लगा। एक बार फिर लैंडिंग साइट पर आकर उन पहाड़ों को देखा और रियलाइज़ हुआ कि कुछ जगह सिर्फ आँखों से नहीं दिल से भी याद रह जाती हैं। थोड़ी देर और उस छोटी सी नदी के पास बैठकर बस उस सुकून को महसूस किया। फिर एक कोजी से कैफ़े में लंच किया और ऑनेस्टली पहाड़ों में सिंपल खाना भी अलग ही टेस्ट करता है। अब वक्त था वापस रियलिटी में लौटने का। बैग पैक किया, बस टेंट की तरफ चल दिए और दिल्ली की बस पकड़ ली। Day 2 फाइनली हमारा अब ख़त्म हो रहा है। हम पहुँच चुके हैं बस स्टॉप पे एंड काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ बनी मेरी यहाँ पे। 2 दिन था, 2 दिन की सोलो ट्रिप करी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारी गलतियाँ करी, जिससे शायद नेक्स्ट ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाऊँगा।
तो आई कैन से कि एवरीथिंग ब्रिंग्स न्यू एक्सपीरियंस जो मैंने आज फील करा। डे 2 का एंड करते हैं। मैं ऑलरेडी बस स्टॉप पे हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। पिछले 8 घंटे से मैं घूम रहा था बिकॉज़ मेरी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाया मैं। फर्स्ट सोलो ट्रिप थी बट काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस बनाए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये सीखी कि क्या चीज़ें मेरे को नहीं करनी चाहिए लाइफ के अंदर। तो मिलते हैं अब किसी और जर्नी पे एंड दोबारा ट्राई करूँगा कि अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। हर ट्रिप हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और बीर ने मुझे सिखाया कि कभी कभी लाइफ को फास्ट नहीं बस थोड़ा स्लो जीना चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू like and subscribe my channel.